हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। वीडियो का थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि आज मैं तुलनात्मक राजनीति का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि तुलनात्मक राजनीति पे भी प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आऊँ, तो इसी क्रम में आज ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले भी 2 पार्ट्स आ चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में पड़े हैं, और इसके अतिरिक्त तुलनात्मक राजनीति पे और भी प्रैक्टिस सेट क्विक एंड फास्ट रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट में हैं। तो आप लोग चाहें तो उन प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस प्रैक्टिस सेट हैं जिन्हें आप देखकर अपनी तैयारी में लाभ पहुंचा सकते हैं। और जितने भी चैनल पे वीडियो आते हैं सभी को देखिए और शेयर भी करिए। अब आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्राइडेंट एजुकेशन नाम से मेरी इंस्टा की आईडी है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकती हैं और वहाँ पे अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करवाती हूँ उनका जो PDF है वो ट्राइडेंट एजुकेशन डॉक्टर शिप्रा वर्मा नाम के ये टेलीग्राम का ये चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग लिंक जो है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ट्राइडेंट एजुकेशन की, यानी अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग इस पर सिंपली क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो है टॉपिक तुलनात्मक राजनीति का, उसमें सरकार के प्रकार संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक, इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उनसे संबंधित जो ये क्वेश्चन है उन्हें हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद में 2 दलों का बहुमत, ऑप्शन बी संसद में 1 दल का बहुमत, ऑप्शन सी संसद में 3 दलों का बहुमत, और ऑप्शन डी संसद में किसी दल का बहुमत नहीं है। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद में किसी भी दल का अगर बहुमत नहीं रहता है तो ऐसी संसद को त्रिशंकु संसद कहा जाता है। देखिए, आम संसदीय चुनाव के पश्चात जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति को त्रिशंकु या लटकती हुई संसद कहा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि चुनाव के पश्चात मिलीजुली अर्थात गठबंधन की सरकार या पुनः नए निर्वाचन की घोषणा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए, इसे आप प्रैक्टिस या क्विज के रूप में लीजिए, नोट पैड लेकर बैठिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही हो रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने आंसर भी कमेंट करिए। जब जैसे ही मैं अपना आंसर बताती हूँ तो आप लोग भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं और अंत में स्कोर मुझे बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, अल्पतंत्र का लॉ नियम सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शन ए मोश्का, ऑप्शन बी मिशेल्स, ऑप्शन सी पेरेटो, ऑप्शन डी लॉसबेल। अल्पतंत्र का लॉ नियम सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग मेरे साथ ही साथ अपना आंसर भी कमेंट करके मुझे दीजिए और अंत में आपका कितना स्कोर हुआ है मुझे जोर से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मिशेल्स। देखिए, रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पॉलिटिकल पार्टी, में अल्पतंत्र के लॉ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट किया कि समाज में भी संगठन हो उसका नेतृत्व गिने चुने लोगों के हाथों में होता है। ठीक है, उनके अनुसार लोगों का बहुत बड़ा भाग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। तो साथ ही लोग इस स्थिति का लाभ उठाकर नेतृत्व प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही अल्पतंत्र के लॉ नियम सिद्धांत के रूप में इन्होंने दृष्टिगोचर किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विज्ञान विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डनिंग, ऑप्शन बी गैटिल, ऑप्शन सी फॉस्टर, ऑप्शन डी कोकर। राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है, यह कथन किसका है? ये देखिए, यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवेशिका परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनका प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नेचर पता चल सके एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कोकर। देखिए, फ्रांसिस विलियम कोकर ने अपनी प्रसिद्ध रचना रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक्विनास के बारे में कहा है कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचन उसकी महानतम देन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कोकर। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ऑप्शन ए राज्य अध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन सी संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन डी संसद पर कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है।
ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद पर कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। देखिए, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अपने बहुमत के बल पर ही मंत्रिपरिषद का संसद पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है और सामूहिक उत्तरदायित्व और व्हिप जारी करना जैसे प्रावधानों की वजह से संसद कैबिनेट पर नहीं बल्कि कैबिनेट संसद पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी है। ठीक है, तो ब्रिटेन में राजा के पास वीटो पावर नहीं है और वीटो पावर तो है पर उसका उपयोग साम्राज्ञी ऐन के समय पर से नहीं हुआ। साम्राज्ञी जब ऐन का शासन था उस समय से वीटो पावर का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि राजा के पास वीटो पावर है। ठीक है, अगर है भी तो उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है और भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की प्रणाली को अपनाया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी संसदीय, ऑप्शन सी राजशाही, ऑप्शन डी तानाशाही। ये क्वेश्चन उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 में पूछा गया है। आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता होगा, बहुत ईजी आंसर है इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी संसदीय। देखिए, जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका और विधायिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन का विभाजन किया जाता है। देखिए, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन का विभाजन किसके आधार पर किया जाता है? कार्यपालिका और विधायिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर। संसदीय शासन में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए इसे उत्तरदायी शासन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है। मंत्रिपरिषद की ओट में, उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है। किसका कथन है? आपके ऑप्शन ए हरमन फाइनर, ऑप्शन बी हेराल्ड लास्की, ऑप्शन सी एवर जेनिंग्स और ऑप्शन डी रैमजे म्यूर। किसका कथन है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायित्व की ओर में, उसकी मंत्रिपरिषद की उत्तरदायित्व की ओर में नौकरशाही शासन करती है? किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रैमजे म्यूर। देखिए, लोकतंत्रीय संसदीय शासन प्रणाली में नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में यह कथन रैमजे म्यूर का है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड में नौकरशाही की तुलना फ्रैंकस्टीन राज्य से दानव से की थी। फ्रैंकस्टीन दानव से की थी इन्होंने अपनी बुक में। इनकी बुक का नाम था हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड। इसमें उन्होंने नौकरशाही की तुलना फ्रैंकस्टीन दानव से की है, जो अपने सृजनकर्ता को ही खा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, और इनकी बुक का नाम है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति का अभिभाषण, ऑप्शन बी संसदीय प्रश्न, ऑप्शन सी किसी विषय पर आधे घंटे की बहस और ऑप्शन डी बजट पर चर्चा। ये क्वेश्चन 46वें यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है राष्ट्रपति का अभिभाषण। देखिए, संसदीय साधारण निर्वाचन के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष सदन का सत्र प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के सम्मुख सभा के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं। इस अभिभाषण का उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण की विधि के अंतर्गत नहीं आता और न ही इस अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? आपके ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी निर्वाचक गण। क्वेश्चन DSSB PGT एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए संसद। देखिए, कानूनी प्रभुसत्ता का संबंध उस संस्था से है जिसे अंततः कानून निर्माण का प्राधिकार प्राप्त होता है और भारत में कानून निर्माण करने के लिए अंतिम रूप से संसद उत्तरदायी होती है, अतः कानूनी प्रभुसत्ता इसी के अधीन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन ए गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षात्मक, ऑप्शन बी गणतंत्रीय एकात्मक संसदीय, ऑप्शन सी गणतंत्रीय संघीय संसदीय और ऑप्शन डी गणतंत्रीय एकात्मक अध्यक्षात्मक। भारत की राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण इनमें से कौन है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गणतंत्रीय संघीय संसदीय। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसका स्वरूप है गणतंत्रीय संघीय संसदीय। आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य ऑप्शन ए विधायिका के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, ऑप्शन बी लोकप्रिय सदन से लिए जाते हैं, ऑप्शन सी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ऑप्शन डी मंत्री बनने के पश्चात विधायिका के सदस्य बन जाते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य क्या, इनकी क्या ये पद होती, पोजीशन होती, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य या अध्यक्ष विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। विधानमंडल उसके कार्यकाल में उनको पद से हटा नहीं सकती। कार्यपालिका भी विधानमंडल को समय से पहले भंग करने का निर्णय नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी सदन के सदस्य नहीं। देखिए, मैं बहुत निराश हूँ आप लोग के बिहेवियर से। न तो आप लोग वीडियो देखते हैं, ना इन्हें शेयर करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। तो ऐसे में निराशा होती है। आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक किया करिए और अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया जो शेयर है वो अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट्स तक इन वीडियोज़ को पहुँचाएगा। और जैसे आप लाभान्वित हो रहे हैं वैसे अन्य स्टूडेंट्स भी इनसे लाभान्वित हों। तो जिनका भी सब्जेक्ट सिविक्स है या पॉलिटिकल साइंस है तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से इन वीडियोस को शेयर करिए। अपना कमेंट मुझे जो से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मुझे जो से बताया करिए। जब आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग किस स्तर से तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं वीडियोस पे तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो आप लोग देखिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।